ओके 11th क्लास, वेलकम अगेन। बेटा मोशन इन ए प्लेन स्टार्ट कराया था मोशन इन ए प्लेन से, लेकिन उस मोशन इन ए प्लेन में 5-6 दिन हो गए, हफ्ता ही हो चला मुझे लगता है, क्या करते हुए, वेक्टर्स करते हुए। लेकिन बेटा वो बहुत ज़रूरी था। हम जो मेन टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन का बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, बस वहाँ तक समझ लो, पहुँचने वाले हैं। या मोशन प्लेन में कैसे हो रहा है उसको थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। लेकिन बेटा वेक्टर्स की नॉलेज हो गई तो उसके दम पर ही पूरा का पूरा मोशन इन अ प्लेन या 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मोशन जब होता है तो उसमें वेक्टर्स की नॉलेज के दम पर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अब आते हैं एक्चुअली मोशन इन अ प्लेन पर, कि आपका ऑब्जेक्ट है बेटा वो 2 डायमेंशंस में मूव कर रहा है, सिंगल डायमेंशन में नहीं, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 2 डायमेंशंस, वो 2 डायमेंशंस में मूव कर रहा है। तो देखो सिचुएशन क्या होगी। तो मोशन इन ए प्लेन में मेन तो अपना टॉपिक बेटा है प्रोजेक्टाइल, लेकिन प्रोजेक्टाइल तक पहुंचने से पहले कुछ बातें फिर सुनो कि हमारा ऑब्जेक्ट इस बार स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा, इट इज मूविंग इन अ प्लेन। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो प्लेन मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट भी कवर कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी कवर कर रहा है, कवरिंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स। जेड हम ले नहीं रहे क्योंकि मोशन इन 2D पढ़ रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं। ओके, अगर 3D आएंगे तो जेड भी आ जाएगा। वेक्टर्स में तो हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों जब पढ़ा रहे थे तो तीनों ही कंसेप्ट आ रहे थे, लेकिन बेटा जब 2 डायमेंशनल मोशन में है तो 2 चीजें यूज होंगी, या एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड। हम एक्स वाई मानकर चल रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट है मोशन में है। अगर मोशन में बेटा उसके पास क्या क्या हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है, ऑब्जेक्ट के पास हो सकती है इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट के पास बेटा हो सकती है फाइनल वेलोसिटी। ओके, अच्छा एक्सेलरेशन तो हो ही सकती है, डिस्प्लेसमेंट तो वो कवर कर ही सकता है ना। ओके, टाइम फिर लगेगा ही लगेगा। अब इन सब में टाइम तो है देखो स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन होती भी नहीं है, ये तो है स्केलर क्वांटिटी। अब जो आपकी वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी हमने बोला ऑब्जेक्ट जो है बोथ डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हर एक चीज के दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे बेटा जी। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब वेलोसिटी के बेटा जी 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि वो सीधे ही जा रहा हो, अगर सीधा जा रहा हो तो वाई कंपोनेंट 0 है, लेकिन हम बोल रहे हैं जब मोशन इन अ प्लेन तो हमें ये मानना पड़ेगा ना, इट इज हैविंग बोथ द कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट एज वेल एज वाई कंपोनेंट। तो बेटा जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, उसके 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। एक एक्स कंपोनेंट जो उसको एक्स डायरेक्शन में लेके जा रहा है, एक वाई कंपोनेंट जो उसको वाई डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब इनिशियल वेलोसिटी ना पूरी तरह से एक्स में ना पूरी तरह से वाई है, ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि वो एक्स डायरेक्शन में यूएक्स से आगे बढ़ रहा है। एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना बेटा, एक्स डायरेक्शन में यूएक्स वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और वाई डायरेक्शन में वो यू वाई वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ओके जी, ऐसे लिखते हैं इसको। अच्छा, ओवरऑल अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना लिखना हो इसका, तो मैग्नीट्यूड इसका कैसे लिख देंगे, इसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे u इज इक्वल टू अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। पता ही आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, पता ही आपको, ऐसे करते हैं u इक्वल टू अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। अच्छा, फिर एक्सेलरेशन भी होगी, एक्सेलरेशन भी बोथ डायरेक्शन में हो सकती है। हो सकता है एक्स डायरेक्शन में भी उसकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, या वाई डायरेक्शन में भी उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है मान लो, तो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। तो एक्सेलरेशन के भी भाई 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, जिसको मैं लिखूंगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ओके, और ओवरऑल एक्सेलरेशन लिखनी होगी तो कैसे निकल जाएगी, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ओके,
वेलोसिटी बोर्ड डायरेक्शन में थी, एक्सेलरेशन भी बोर्ड डायरेक्शन में थी, इसके कारण उसकी स्पीड चेंज हो गई। स्पीड चेंज होकर अब u से वो क्या हो गई, v हो गई। अब v भी दो कंपोनेंट है बेटा, इसके भी दो कंपोनेंट है क्या, vx और एक मान ले क्या है vy। और फिर से वही बात बेटा, वेलोसिटी को भी कैसे लिखेंगे, vxi प्लस vy, j करके लिख देंगे vxi प्लस vy, j करके। ओके, इसकी ओवरऑल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अगर ये सब होगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी होगी फिर कुछ ना कुछ, ठीक है। मान लो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगी, ये y हो गया, ये x हो गया। पहले पार्टिकल यहां था, फिर यहां पे q पे पहुंच गया, ये हो गई इसकी डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये इनिशियल पोजीशन थी r1, ये फाइनल पोजीशन r2, तो डिस्प्लेसमेंट होगी। अच्छा बेटा, अगर डिस्प्लेसमेंट r हुई है तो उसके भी दो दो कंपोनेंट होंगे फिर। ओके, तो r के भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं, उसको क्या लिखोगे, xi प्लस yj लिख दोगे। ओके, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जी इनिशियल वेलोसिटी को आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाएगा। एक्सेलरेशन को बेटा वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड यहां से आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी को भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड यहां से आ जाएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को भी लिख सकते हो। अच्छा, टाइम को तो नहीं लिख सकते ना। तो मोशन इन अ प्लेन पढ़ने से पहले ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर होने चाहिए बेटा। अगर ये क्लियर होंगे कंसेप्ट तभी आगे प्रॉपर तरीके से बढ़ पाएंगे हम। अच्छा, ये तभी समझ में लग रहे हैं ना, पूरा वेक्टर कर लिया तो पूरा वेक्टर कर लिया तो जैसे मर्जी लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बात जिसका हम पूरे मोशन प्लेन में यूज करने वाले हैं वो है बेटा आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, चार है। एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a है। फोर्थ वाली भी है, चलो nth वाली वो भी नहीं लिख रहा मैं। अब देखो बेटा, जब टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है तो आप इस इक्वेशन को ओवरऑल की बजाय आप x और y एक्सिस में अलग अलग यूज कर सकते हो। अगर आपके पास x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो मैं इसको लिख दूंगा यार vx इक्वल टू ux प्लस axt। यानी अगर मुझे x कंपोनेंट की, सिर्फ x कंपोनेंट वाली इनिशियल वेलोसिटी पता है और x कंपोनेंट वाली एक्सेलरेशन पता है, तो फाइनली मैं x कंपोनेंट की वेलोसिटी निकाल सकता हूं, vx इक्वल टू ux प्लस axt। अब इसके ऊपर एरर नहीं लगाना क्योंकि ये सिर्फ कंपोनेंट फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, सेकंड इक्वेशन जो हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड है लेकिन x डायरेक्शन में जो कवर किया हुआ है x है। अगर मैं x वाली इक्वेशन लगाता हूं ना, x वाली वैल्यूज पुट करता हूं तो सिर्फ x डायरेक्शन के ही डिस्टेंस आएंगे। तो यहां पे x लिखा, यहां आ जाएगा uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ऐसी बेटा ये हो जाएगी vx स्क्वायर माइनस u एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2ax, और डिस्टेंस कवर्ड कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। भाई अगर सारी चीजें x वाली यूज करोगे तो रिजल्ट x वाली आएंगे। सिमिलरली y डायरेक्शन में इसको यूज कर सकता हूं। y डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी ये इक्वेशंस, ये हो जाएगी vy इक्वल टू uy प्लस ayt। y डायरेक्शन में कवर किया हुआ डिस्टेंस y बोल देता हूं, ये हो जाएगी uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, और ये बन जाएगी vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल टू 2ay इंटू y। ओके बेटा जी, बेस है, बेस बढ़िया बन गया तो सब हो जाएगा।
बेस बनाए बिना ज्यादा के चक्कर में पड़ोगे तो को फायदा ना, फिर तो डायरेक्ट कुछ नहीं होता, बेस बनाते हुए करना पड़ता है। तो ये बेस है पूरा का पूरा। एक हफ्ता लगा दिया वेक्टर पे यार, एक हफ्ता लगा दिया वेक्टर पे, कम नहीं होता। लेकिन अगर आपने कर लिया, आपको आ गया, तो आगे बहुत फायदा मिलने वाला है वेक्टर्स चैप्टर का। ओके जी, तो ये आपका बेटा पूरा बेसिस था। अब इसके दम पर हमने क्या स्टार्ट करना है, अपना प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करना है। तो अपना अगला टॉपिक है जी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेटा क्या टॉपिक चल रहा है फिर आपका, प्रोजेक्टाइल मोशन। वेक्टर्स करते करते मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स करने के बाद अब हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम इतने तो रेडी हो ही गए कि प्रोजेक्टाइल मोशन को बेटा ढंग से कर सके। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा। ओके, 100% गारंटी के साथ अगर स्कूल एग्जाम्स की बात करती हो तो स्कूल एग्जाम में 100% गारंटी के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन में से क्वेश्चन आएगा बेटा। लंबी डेरिवेशन आ जाती है 5 मार्क्स में। ओके, बाकी फिर कॉम्पिटिटिव के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो पहले इसका बेस बनाते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन प्लेन चल ही रहा है, बात आ गई किसकी, प्रोजेक्टाइल मोशन की। बेटा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले तो यही बात करनी पड़ेगी कि प्रोजेक्टाइल का मीनिंग क्या है बेटा। बेटा प्रोजेक्टाइल तो भाई प्रोजेक्ट करना, किसी चीज को प्रोजेक्ट करना। अगर मैंने किसी चीज को ऐसे थ्रो किया तो दैट मीन्स मैंने इसको क्या किया, प्रोजेक्ट किया। ओके, अगर हमने एक पर्टिकुलर एंगल पर किसी चीज को फेंक दिया तो हम कहेंगे इसको भी हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। तो प्रोजेक्टाइल वर्ड कहां से आ गया, टू प्रोजेक्ट से आ गया। अब यहां पर बेटा इस चैप्टर के हिसाब से कह लो, फिर इसके हिसाब से कह लो, अगर हमने प्रोजेक्टाइल की बात करनी पड़ी हमें तो हम कहेंगे अ प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट। एक प्रोजेक्टाइल जो है इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। भाई एक बार प्रोजेक्ट कर दिया, उसके बाद उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, उसके बाद वो गिरेगा और उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगनी चाहिए, ग्रेविटी लगनी चाहिए। उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लगनी चाहिए। तो वी कैन से दैट अ प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। इट इज एन ऑब्जेक्ट थ्रोन with some initial velocity beta and then falling under the effect of gravity alone. An object thrown with some initial velocity and then falling under the effect of gravity alone, जो किसी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया और लेकिन उसके बाद सिर्फ ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रहा है। अब इसमें सबसे जरूरी बात है कि फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। ये पूरी की पूरी प्रोजेक्टाइल की डिस्कशन में एजम्पशन ही होती है हमारी कि ग्रेविटी के अलावा इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं लग रहा। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन बेटा। ओके जी, कई एग्जांपल हो सकते हैं। हमने किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो ये कुछ ऐसे गिर जाएगा। इसका मोशन भी कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। एक कोई ऑब्जेक्ट है वो मूविंग एरोप्लेन से क्या कर दिया हमने, ड्रॉप कर दिया। बेटा अब एरोप्लेन मूव कर रहा है, हमने उसमें से ड्रॉप किया, ड्रॉप। अब हमने तो ड्रॉप किया है लेकिन इट विल बी हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी दैट ऑफ
एरोप्लेन, अगर एरोप्लेन चल रहा है तो ऑब्जेक्ट भी उसके अंदर चल रहा है, इट इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, वो आगे की ओर जाके ऐसे गिरेगा, एरोप्लेन तो सीधा जाएगा। अगर इसमें से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, ये उसके साथ साथ चलेगा और उसके बाद नीचे गिर जाएगा। ओके, तो कई एग्जांपल्स है, कई। एरोप्लेन जा रहा है यार, चलते चलते उसके इंजन खराब हो गए, दोनों इंजन खराब हो गए। अब जब इंजन दोनों बंद हो गए तो उससे पहले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, लेकिन जब इंजन बंद हो गए देन इट विल बी फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो हम कहेंगे ये प्रोजेक्टाइल है, सिंपल सी बात। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। ओके, एक एग्जांपल ये हो सकता है, आप नीचे से फेंक सकते हो यार। अगर आपने नीचे से एक पर्टिकुलर, ये हाइट है कुछ, अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंका तो ऐसे गिर जाएगा। ये भी क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल ही हो गया। ओके, अगर आपने किसी हाइट से एंगल पे फेंक दिया, जैसे हाइट से सीधे ही फेंका था, एंगल पे फेंकोगे ये ऐसे गिर जाएगा, ये भी क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया। सिंपल सी कहानी, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, उसके पास कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, एंड देन फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज सेड टू बी अ प्रोजेक्टाइल। ओके, अब प्रोजेक्टाइल में अपने पास डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले नंबर पर प्रोजेक्टाइल में एजम्पशन क्या लेनी है, क्या एजम्पशन लेनी है जी, कि देयर इज नो फोर्स अदर देन ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, देयर इज नो फोर्स अदर देन ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, अगली बात कि जब हम प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर रहे होंगे, काफी कुछ डिस्कस करना, दो केस हम सबसे पहले टेकअप करेंगे बेसिक्स के लिए, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। दो केस हम टेकअप करेंगे कि एन प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट, और दूसरा होगा अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद सम एंगल फ्रॉम ग्राउंड। ओके, इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, इसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो दो केसेस अपने पास बेटा करने के लिए। अगली हेडिंग डाल लो, पहले प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन दे दी, उसके बाद छोटी मोटी बातें कर दी, उसके बाद मैंने बोला दो केस मेन डिस्कस करनी है, एक ये वाला जिसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और ये वाला जिसको हम कहेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। जल्दी से अपनी हेडिंग डाल लो। पहली हेडिंग आपकी आ गई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, बेटा पहली आपकी आ गई हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओके, डेरिवेशन टाइप है, रिजल्ट्स भी बहुत है, कर लेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी आ गई बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। लिख लो इसमें कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। लिख लो लिख लो लिख लो, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी in horizontal direction, in horizontal direction from some height, from some height। तो क्या बोल दिया मैंने कि let us consider an object thrown from some height with some initial velocity as shown in figure। ये बेटा ग्राउंड लेवल, ये कुछ हाइट, यहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। इट विल फॉल लाइक दिस, ये कुछ ऐसे गिर जाएगा। ओके, इसको वैसे हम हॉरिजॉन्टल भी मानते हैं, एक्स एक्सिस भी मान सकते हैं, इस वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस भी मान सकते हैं। स्टार्टिंग की बात ये कि बेटा इसको मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो अगर मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करता हूं, हॉरिजॉन्टली फेंका है, अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करता हूं, टू कंपोनेंट्स, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इसका, वो तो पूरा पूरा u आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का, और इनिशियल वेलोसिटी का बेटा वर्टिकल कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट वो बिल्कुल क्या आ जाएगा,
0 आ जाएगा, क्योंकि फेंका ही बेटा हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कंपोनेंट इसके पास है ही नहीं है। तो ux u के इक्वल है, सीधा फेंका तो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल ही है। वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, उसके अलावा हमने बोला ग्रेविटी के अलावा तो कुछ लगता ही नहीं है। अब ग्रेविटी तो कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, इस पे नीचे की ओर लग रही है ना, तो इसका मतलब जो भी बेटा इस पे एक्सेलरेशन लग रही है ना, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कुछ नहीं है, जो भी है वाई कंपोनेंट ही है। और जो किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, जो भी है वाई कंपोनेंट ही है विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी ए वाई किसके इक्वल ले लेंगे हम, -g के। ओके जी, तो ये काम आएगा, इसको हमने पहले लिख के रख लिया। अब यहां से देखो, यहां से वो स्टार्ट करता है, इसको मैं O मान लेता हूं, इस पॉइंट को A मान लेता हूं, इस पॉइंट को B मान लेता हूं। ओके, अब पहली बात बेटा, टारगेट्स कोई भी डिराइव करते वक्त या कोई भी बड़ा आर्टिकल टाइप वर्क करते वक्त हमें पहले अपने क्या देख लेने चाहिए, टारगेट्स देख लेने चाहिए कि टारगेट क्या है। टारगेट इसमें कई होंगे, एक तो हमने सबसे पहले इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी डिराइव करनी है, इसकी नंबर 1 क्या करनी है हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा कि हम इसमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे बेटा यहां से यहां तक गिरने का टाइम निकालने जा रहे हैं, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ऊपर से लेके नीचे तक पहुंचने का टाइम, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से लेके यहां तक इसके गिरने का क्या निकालने जा रहे हैं हम, टाइम, जिसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, एक एक करके निकल जाएंगे सारे के सारे। अगला टारगेट ये है कि यार यहां से यहां गिरा, आगे क्या है कितना, यानी जिस जगह से मैंने छोड़ा है उसको वहां से एक हॉरिजॉन्टली कितना आगे जाकर गिरा, यानी ये डिस्टेंस, इसको कहते हैं वैसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अगली चीज हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये 3 चीजें तो है ही हैं, उसके अलावा भी हम वेलोसिटी एट एनी टाइम टी वगैरह भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले टारगेट पे क्या लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए लेते हैं। हमने बोला बेटा स्टार्टिंग यहां से की, स्टार्टिंग मान लो जब की उस वक्त टाइम क्या था, 0 था, तो ये ए पॉइंट जो है इसका t = 0 वाली स्थिति है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच जाता है मोशन के दौरान, मान लो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये पॉइंट P पर है। ओके, जब ये पॉइंट P पर है तो बेटा इस पे इसके कुछ ना कुछ क्या रहे होंगे, कोऑर्डिनेट रहे होंगे। A से लेकर P तक पहुंचते पहुंचते उसने x डायरेक्शन में कितना कवर किया, x, इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं। और बेटा A से P तक पहुंचते पहुंचते उसने y डायरेक्शन में कितना कवर किया, y, लेकिन y नेगेटिव वाली डायरेक्शन में आया, इसलिए उसको मैंने क्या लगा दिया, -y लगा दिया। ओके, y डायरेक्शन में इसने कवर किया है, y x डायरेक्शन में कवर किया x, तो y डायरेक्शन वाले y था लेकिन वो नीचे की ओर था, इसलिए मैंने उसको क्या लगा दिया बेटा, -y लगा दिया। तो बेटा ये टाइम t में t = 0 से ये स्टार्ट करता है, और टाइम t में ये t = 0 वाली स्थिति है, ये t = t वाली स्थिति है, ये यहां पर पहुंच जाता है। ओके जी, फिर हम क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। नाउ जैसे जैसे लिखा रहा हूं बेटा सब कुछ एज इट इज नोट करना। फॉर x डायरेक्शन मोशन, फॉर x डायरेक्शन मोशन, और बेटा x डायरेक्शन मोशन के लिए क्या लिखोगे, x = ut + ½ at²। कल बता रहे थे हम कि भैया ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, x के लिए x वाले चीजें लगा दो तो x वाली चीजें मिलती जाएंगी, y के लिए y वाली चीजें पुट करते जाओ, y वाली मिलती जाएंगी। तो x = uxt + ½ axt² के हिसाब से बच्चे x जो इसने कवर किया, ux कितना है, u ही है। बेटा बार बार बोल रहा हूं, हॉरिजॉन्टली फेंका था, हॉरिजॉन्टली, जब हॉरिजॉन्टली फेंक दिया तो उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है, जब फेंके हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं है, इसलिए
सारी वेलोसिटी उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर एंगल पे फेंक दोगे तो उसका कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा। वर्टिकल फेंक दोगे तो सारा ही क्या हो जाएगा, वर्टिकल। इस बार हमने इसको कैसे थ्रो किया हुआ है बेटा, हॉरिजॉन्टली किया हुआ है, इसलिए सारी की सारी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, तो ux की जगह u है, t की जगह t है, प्लस हाफ ax की जगह 0 है, तो अगली टर्म क्या हो जाएगी 0, x इक्वल टू हो जाएगा ut, यानी क्या हो जाएगा t इक्वल टू x बाय u। ओके, एक तो ये बना के रख लिया, फिर साथ के साथ क्या लिख दिया, फॉर y डायरेक्शन मोशन। अब हमने क्या लिख दिया, नाउ फॉर y डायरेक्शन मोशन। बहुत बढ़िया जी। तो y डायरेक्शन मोशन के लिए क्या इक्वेशन लगाओगे, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहां से चेक करना y इक्वल टू यू वाई तो है 0, तो ये टर्म होगी 0 प्लस हाफ ए वाई कितना है माइनस जी है, और टाइम की जगह टी स्क्वायर है, लेकिन ये y की जगह भी क्या पुट होना था, माइनस वाई पुट होना था, क्योंकि नीचे की ओर गया ना, तो y की जगह पुट होना था माइनस वाई। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये बन गया y इक्वल टू, ऊपर लिख देते हैं यार, इट विल बी y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया बेटा, देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां पर y इक्वल टू हाफ जी टी की वैल्यू पुट कर देनी ऊपर से निकाल कर, t किसके इक्वल आया हुआ है, x बाय u के, यानी बेटा जी ये बन जाता है y इक्वल टू हाफ g बाय यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स y इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। बेटा ये जो भी आई इसको आप कहोगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री कहते हैं बेटा जो पाथ फॉलो कर रहा है, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं जो भी पाथ फॉलो किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने। यहां पर इसकी ट्रेजेक्ट्री ये ट्रेजेक्ट्री की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई बेटा, दिस इज इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री y इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि बेटा g तो कांस्टेंट है, u भी देखो कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया जी, एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमने आपको पहले बता रखा है जब भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ जाए तो मोशन कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। कैसा मोशन होता है जी, वो पैराबोलिक। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ गया बच्चे, यहां से हम बता सकते हैं कि द पाथ फॉलोड, therefore the path followed by the object is parabolic in nature. Therefore path followed by the object is parabolic in nature. पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। तो एक पार्ट इसका हो गया जी, पैराबोलिक प्रूव कर दिया, तो इस पर टिक लगा देते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी निकल गई। अगली बात जो हम निकालने जा रहे हैं दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का टाइम, जिसकी क्या कैलकुलेट करनी है हमने, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने बोला लिख लो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेते हैं अगला। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं कह रहा था ए से बी पहुंच गया, ए से लेकर बी पहुंच गया बच्चे। अब ये ए से बी पहुंचा, ए से बी जाने का जो टाइम है ओवरऑल दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैंने ए से बी के लिए वाई डायरेक्शन मोशन वाली को इक्वेशन यूज कर ली, यूजिंग y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूज कौन सा किया सारा, y वाला यूज किया। ओके, अब देखो जी
ए से बी तक पहुंचते पहुंचते, ए से बी तक पहुंचते पहुंचते उसने वाई डायरेक्शन में कितना कवर किया? एच कवर किया ना, वाई डायरेक्शन में उसने कवर किया एच, लेकिन उस एच की जगह क्या लिखूंगा मैं? माइनस एच लिखूंगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में कवर अप हुआ है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया माइनस एच। ओके, यू वाई तो हमें पता ही है, यू वाई किसके इक्वल है? ये तो 0 है, प्लस हाफ ए वाई माइनस जी है, यहां पर टी स्क्वायर है। लेकिन बेटा ए से बी तक पहुंच गया, यानी वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करते करते हैं जो वाई था वो तो माइनस एच था, और जो टाइम था वो कितना था? ओवरऑल टाइम था ना, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। तो हमने टाइम की जगह क्या पुट कर दिया? कैपिटल टी पुट हो जाएगा ना। कैपिटल टी क्या हो जाएगा आपका? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे डिनोट करेंगे हम? कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। कुछ भी नहीं है, बात को समझो। ए से बी पहुंच गया, उसकी फ्लाइट पूरी कवर होगी। ए से बी पहुंचते पहुंचते वाई डायरेक्शन में कितना कवर किया? एच, जो कि माइनस एच हो जाएगा। और ए से बी पहुंचते पहुंचते ओवरऑल टाइम लगा उसका कैपिटल टी, जिसको हम क्या कह देते हैं? टाइम पीरियड कह देते हैं। इसके हिसाब से हमने वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व कर दिया, तो ये बन गया एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गए थे तुम्हारे। इसको सॉल्व कर लो, घुमा लो फिरा लो, 2h बाई जी इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर, यानी कि t इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2h बाई जी। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? रूट 2h डिवाइडेड बाई जी आ गया बच्चे। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू रूट 2h बाय जी। इस पे भी टिक लगा लो। दो चीजें आपकी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कवर अप हो गया जी। अगली बात रेंज। रेंज क्या था बेटा? ये जो ओबी डिस्टेंस है ये क्या हो गया? रेंज। अच्छा, रेंज में एक्स डायरेक्शन में कवर हुआ है, तो हम एक्स डायरेक्शन वाली बात ही करते हैं। तो अगली बात अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे रेंज, तो हमने निकालने की कोशिश की रेंज। रेंज के लिए हमने यूज किया एक्स डायरेक्शन वाली इक्वेशन। तो एक्स डायरेक्शन वाली इक्वेशन में मैंने बोला एक्स इक्वल टू, एक्स डायरेक्शन वाली इक्वेशन में बोला एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है तो सारे एक्स वाले लगेंगे ना, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। सब कुछ तो लिख रखा है। एक्स इक्वल टू यू एक्स कितना होता है? यू साथ में आ गया, टी प्लस हाफ ए एक्स कितना होता है? 0 साथ में आ गया, टी स्क्वायर। ये बन गया आपका एक्स इक्वल टू यू टी, वो तो 0 हो गया, यानी x इक्वल टू टी की जगह क्या आएगा? कैपिटल टी आएगा। क्योंकि बात बेटा कहां से कहां तक चल रही है? ओवरऑल चल रही है ना। अब a से b तक चल रही है। अब a से b तक जाते जाते कि x जो है x वो कितना कवर हो जाएगा? रेंज। a से b तक पहुंचते पहुंचते जो x डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड है उसको तो रेंज बोल दिया हुआ है ना, तो वो किसके इक्वल पुट हो जाएगी? r के इक्वल। और इस दौरान डिस्टेंस तो r कवर, टाइम की जगह क्या पुट होगा? कैपिटल t। इसके हिसाब से x इक्वल टू क्या आ जाएगा? u इंटू कैपिटल t। लेकिन बेटा हमने कैपिटल t की वैल्यू निकाल रखी है रूट 2h बाय जी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2h बाय जी। यार इसको तो r कर दिया था, इसको तो r कर दिया था बेटा जी। ये आगे रेंज का फार्मूला, कोई बड़ी बात नहीं है। रेंज कितनी आ गई? u अंडर रूट 2h बाय जी। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हो तो रेंज का फार्मूला क्या आ जाता है? u अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया बेटा, रेंज भी कवर अप हो गई। अब अगली बात, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसी इंस्टेंट में फाइंड करते हैं। जब ये यहां पर पहुंच चुका था, इस जगह पर था, एक तो हमने ओवरऑल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, ओवरऑल रेंज भी निकाल ली, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे था तो हमने इसकी क्या निकालनी है? वेलोसिटी कैलकुलेट करवानी है। अब ध्यान से देखो, जब ये यहां था तब तो जा रहा था सीधा, इस जगह पर है
तो ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ये इसकी क्या है, वेलोसिटी है टाइम टी पर। ये टाइम कौन सा था, टी था, पोजीशन क्या थी, पी थी। अब इस पोजीशन पर यानी पॉइंट पी पर और टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, इसके अगर दो कंपोनेंट करते हैं तो एक ये रहेगा, एक ये वाला रहेगा। इसके बेटा दो कंपोनेंट किए, ये बन गया x कंपोनेंट, ये बन गया y कंपोनेंट। बात को समझो, शुरू में वेलोसिटी थी u, आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी हो गई v। अब इस जगह पर पहुँचते पहुँचते उसके पास दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। हम क्या करते हैं, पहले अलग अलग निकाल लेते हैं, उसके बाद ओवरऑल निकल जाएगा। तो अब बात किसकी की मैंने, वेलोसिटी एट टाइम टी की कर ली। तो अगर टाइम टी पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो मैंने पहले लिखा वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया जी, कुछ ना किया, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दिया। और यहां लिखा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी दोनों डायरेक्शन में लगा दिया। अगर मैंने यहां तक पहुंचने पहुंचते वी एक्स जो है, यू एक्स कितना था, u था और ए एक्स तो 0 ही था, तो इसलिए ये तो आ गई u। कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी x कंपोनेंट इस जगह पे भी u था, यहां पर भी x कंपोनेंट यानी vx जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, u के इक्वल ही आ रहा है, यानी उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। यहां पे भी x कंपोनेंट u था, यहां पे भी x कंपोनेंट u था, लेकिन बेटा चेंज कैसे होना था, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं है, देयर इज नो एक्सेलेरेशन इन x डायरेक्शन, इसलिए x डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला स्पीड में या वेलोसिटी में। ओके, अब देखते हैं y कंपोनेंट। y कंपोनेंट वैसे इनिशियली तो बिल्कुल क्या था, 0। इनिशियली y डायरेक्शन में वेलोसिटी थी नहीं, हॉरिजॉन्टली तो हमने फेंका था बेटा जी। दैट मीन्स यहां पर vy की जगह vy लिख दिया मैंने, uy की जगह 0 आएगा, ay की जगह माइनस जी आएगा, साथ में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, यानी vy इक्वल टू माइनस जी टी। vy इज इक्वल टू माइनस जी टी, यानी एट टाइम t उसकी y डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, जिसको बेटा किससे डिनोट कर रहे हैं हम, gt से डिनोट कर रहे हैं, विच इज डिनोटेड बाय gt। अच्छा, माइनस तो आना ही था, क्योंकि इस जगह पर जो वेलोसिटी जा रही है y कंपोनेंट वाली, ये वाली, वो कौन सी दिशा में जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, तो नेगेटिव तो लगना ही था। तो समझो बात को, एक आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और दूसरा हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो बेटा हमने vx भी निकाल लिया, vx किसके इक्वल आ गया, u। उधर vy भी निकाल लिया, vy किसके इक्वल आ गया, माइनस जी टी। देयरफॉर बेटा जो टोटल वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए एट टाइम t, जो ओवरऑल वेलोसिटी उसकी है v, वो कैसे लिख सकते हैं, दैट वी कैन राइट vxi प्लस vyj। ओके, कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब vx u के बराबर है, vy माइनस जी टी के बराबर है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये कैसे आ जाएगी, vx की जगह आ जाएगा u स्क्वायर और माइनस जी टी का स्क्वायर प्लस ही कर देता हूं, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। बेटा दिस एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन velocity at time t। this expression can be used to obtain velocity at time t। तो velocity भी आ गई, लगभग आ गई, एक चीज रह गई velocity में, डायरेक्शन। आपको पता है velocity वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर velocity जो भी थी उसका मैग्नीट्यूड तो आ गया, रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर से निकल जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन बेटा डायरेक्शन भी बता देनी चाहिए। डायरेक्शन बताने के लिए हमने ये जहां भी जिस तरफ भी जा रहा था इसकी y डायरेक्शन के साथ, सॉरी x डायरेक्शन के साथ कितना एंगल मान लिया, अल्फा एंगल मान लिया। इसका x डायरेक्शन के साथ क्या एंगल मान लिया बेटा,
अल्फा एंगल मान लिया, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकलेगी, tan से निकालते होते हैं हम। डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, tan यूज करते हैं। इस फिगर में देखो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो अल्फा के साथ सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस ही होता है ना भाई tan। ये जो चीज है दिस वन, ये परपेंडिकुलर है जो वी वाई के इक्वल है, ये देखो ये वी वाई के इक्वल है ना, और ये बेस हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई, ये परपेंडिकुलर होगा यार, और ये क्या होगा बेस। परपेंडिकुलर है जो वी वाई के इक्वल है, और जो बेस है वो वी एक्स के इक्वल है। आप चेक कर सकते हो tan अल्फा इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स, या अल्फा निकालना हो इसको लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ वी वाई बाय वी एक्स। जो मर्जी एंगल निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखना भी अब आपको हमने सिखा ही दिया। ओके जी, तो हम कह सकते हैं कंप्लीटली हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी कैलकुलेट कर ली, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बेटा कैलकुलेट कर लिया, हॉरिजॉन्टल रेंज भी आ गई, और वेलोसिटी एट एनी टाइम टी भी आ गई। तो क्या क्या कर लिया यार आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस किया। ओके, इसको हमने ऐसे थ्रो किया था, ऐसे करके ये गिरा। एक तो इसका क्या निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, रूट 2h बाय जी बचे। और क्या कैलकुलेट कर लिया जी, रेंज निकाल लिया, इट इज u अंडर रूट 2h बाय जी। उसके अलावा वेलोसिटी भी बेटा निकाल ली, कर लिया सब कुछ। अच्छा, एक पॉइंट टू बी नोटेड ये है यार कि जब आप प्रोजेक्टाइल में को थ्रो कर रहे थे ना, इनिशियल वेलोसिटी इसको कितनी दी थी, u। इस जगह पे जाकर इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, यहां जाकर इसकी वेलोसिटी और चेंज हो गई, डायरेक्शन भी देखो चेंज हो रही है, और यहां पे पहुंचते पहुंचते मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे हो गई। ये इसकी v's है एट डिफरेंट इंस्टेंट। लेकिन बेटा अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखोगे, हमने अभी प्रूव किया था कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो u ही रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता, ये चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा। जो वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है वो चेंज होती जाएगी। इस जगह पे वर्टिकल 0 ही थी, इस जगह पे वर्टिकल कुछ ना कुछ आ गई, इस जगह पे वर्टिकल देखो और बढ़ गई, इस जगह पे वर्टिकल और बढ़ गई। तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी में चेंज आता जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है इसमें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है ना। अब ये भी हो गया मेन। अब हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चलो एक दो बातें कर लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही कर ले। वैसे ही मान लो, वैसे ही हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको 100 मीटर की हाइट से, कितनी हाइट से, 100 मीटर की हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट इज प्रोजेक्टेड विद 20 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट कवर्ड। क्या कहता है जी, कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट कवर्ड। तो कुछ भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से इसको प्रोजेक्ट किया, ये कुछ ऐसे जाकर गिर जाएगा बच्चे। क्या निकालना है इसका, पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। क्या दिक्कत है, टाइम ऑफ फ्लाइट है रूट 2h बाय जी, यह रहेगा रूट 2। h कितनी थी जी, h थी 100, वैल्यू तो पुट करनी है, और g की जगह 9.8 लेना चाहिए। लेकिन चलो बोर्ड पे जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो 9.8 की जगह 10 ही लेते हैं, लेकिन आपने जब तक क्वेश्चन में बोल ना रखा हो कि 10 लेना है, तब तक 9.8 ही लेना होता है। इसको सॉल्व कर लेना, रूट 2h बाई जी, यार ये कट गया, ये कितना आ जाएगा, रूट 20 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4 का 2 बाहर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। यूनिट इसकी क्या रहेगी, सेकंड रहेगी, तो 2 रूट 5 सेकेंड इसका क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सिंपल जिसको कहते हैं। और क्या निकालना था इसमें, हाइट निकालनी थी, सॉरी हाइट तो दे ही रखी थी,
100 मीटर, टाइम निकाल लिया, रेंज निकालनी थी, रेंज, इसको रेंज कहते हैं। रेंज में अब क्या है, रेंज किस का फार्मूला क्या था, यही लिख देते हैं, आल्सो रेंज u रूट 2h बाई जी। ओके, अब रेंज का फार्मूला u 20 मीटर पर सेकेंड है और रूट 2h बाई जी, रूट 2h भी तो कैलकुलेट कर लिया ना बच्चे, तो ये क्या हो गया 2√5, सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 40√5 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्ट विल बी 40√5 मीटर पर सेकेंड, इट विल बी 40√5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया जी। एक एग्जांपल और देखो, एग्जांपल ये कि मान लो एक जगह पर कहीं पर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, वहां पर ना फूड पैकेट फेंके जाते हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर से या प्लेन से लेके जाते हैं, वो बंदों तक खाना वाना पहुंचाते हैं। तो यार एक प्लेन यहां से आता है, वो धीरे धीरे उड़ रहा है, ओके, और यहां पे इस एरिया में उसने फूड पैकेट गिराते हुए जाना है। अब यार बंदे यहां पर है मान लो बंदे, वो देखता है कि यहाँ पे भीड़ सी है, यहाँ पे इन तक खाना वाना गिरा दिया जाए। तो अगर तो इनके बिल्कुल सर पे जाके ही अपने फूड पैकेट छोड़ेगा तो इन तक नहीं गिरेंगे, क्योंकि जब प्लेन चल रहा है तो उसके अंदर फूड पैकेट उन्होंने पकड़ रखे ना, वो भी चल रहे हैं। जब वो छोड़ेगा उनको तो सीधे नहीं गिरेंगे, बिकॉज दे वर हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, तो वो आगे की ओर गिरेंगे। यार इसने तो सोचा कि ड्रॉप कर देता हूं यहां तक, लेकिन वो यहां नहीं ड्रॉप होंगे, क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है भैया, वो यहां पर आके गिर जाएंगे। आगे कोई नदी हुई तो नदी में गिर जाएंगे, खाई में गिर जाएंगे, इनको नहीं मिलेंगे। तो इनको हिसाब लगाना पड़ता है कि भाई यहां बंदे दिख रहे हैं तो थोड़ा पहले छोड़ो, क्योंकि प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी या फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी है, तो ऐसे आकर इनके आसपास गिर सकते हैं। बिल्कुल सर पे जाके छोड़ेंगे फिर तो आगे पीछे गिरेंगे, आगे पीछे भी नहीं, आगे ही गिरेंगे, पीछे नहीं। तो कई बार क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि एक प्लेन है मान लो, वो कहता है 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हुए फूड पैकेट फेंकता है। ओके, कितनी हाइट पे वो भी दे रहा है, चलो वो कह रहा है कि मान लो ये 1 किलोमीटर ऊंचा उड़ रहा था, तो 1 किलोमीटर ऊंचा उड़ते हुए उसने वहां तक फूड पैकेट पहुंचा दिया मान लो। अब बेटा उसमें कह देता है कि कितनी दूर से फेंकेगा। ओके, कई बार ये वाला डिस्टेंस मांग लेता है। अब इसमें ये दे रखी है, हाइट भी दे रखी है, कई बार कह देगा कि ग्राउंड पर कितनी दूर से फेंके वो, यानी रेंज मांग रहा है। तो रेंज कैलकुलेट करनी हो अगर, ये मान लो रेंज कैलकुलेट करनी हो, तो रेंज का फार्मूला क्या है, u रूट 2h बाई जी। रेंज इज इक्वल टू u अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी। तो ये रेंज निकाल लोगे अगर, u तो दे ही रखा है, यहां 200 आ जाएगा, यहां पे आएगा 2, हाइट कितनी है 1 किलोमीटर, 1000 ले लिया, जी 10 ले लिया, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 200 इंटू 100 का 10 आ गया, रूट 2 आ गया, ये 2000 रूट 2 मीटर आ गया। ओके, अब जो भी है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन और देखो, चलो एक और सिचुएशन देते हैं, ये थोड़ी सी बढ़िया वाली सिचुएशन देते हैं। वो कहता है मान लो ये 2 टॉल बिल्डिंग्स हैं। ओके, क्वेश्चन है कि 2 टॉल बिल्डिंग्स है, दोनों के बीच में कुछ मान लो 100-150 मीटर की दूरी है। ओके, 2 टॉल बिल्डिंग्स 150 मीटर की दूरी है, बिल्डिंग है बड़ी वाली। ये 50 मीटर की हाइट पर यहां पर एक फ्लैट है, 50 मीटर की हाइट पर एक फ्लैट है, और दूसरी साइड पर मान लो 150 मीटर की हाइट पर एक दूसरा फ्लैट है।
इसको 50 मान लो, इसको 100 मीटर मान लो यार। ओके, ये ग्राउंड से 100 मीटर की हाइट पर एक दूसरा फ्लैट है। ओके जी, अब इस फ्लैट में यहां पर एक चांद का टुकड़ा रहता है और यहां पर उस चांद के टुकड़े को देखने वाला रहता है। उसके मन में हर बार ख्याल आता है कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अभी चांद के टुकड़े से बातचीत तो नहीं, वो देखा देखी हो जाती है और डिसीजन हो जाता है कि यार फोन वोन का जमाना नहीं है। ओके, और फोन नंबर उसके पास है भी नहीं अभी। अब मान लो फोन नंबर लेने का ही प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो अब इसको कहीं ना कहीं से अभी मैसेज वो डायरेक्ट तो भेज ही नहीं सकता, फोन नंबर उसका है ही नहीं है। ये उसको मैसेज भेजने के लिए मान लो वही पुराने ज़माने वाला स्टाइल अपनाता है, एक पर्ची बनाता है, उसको किसी पत्थर पुत्थर में छोटे से में लपेटता है और उसको उसके घर में पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर तो फिजिक्स वाला हुआ तो सारी वेलोसिटी कैलकुलेट करके पहुंचा देगा। तो सवाल ये है कि ये सिचुएशन जो है विद व्हाट वेलोसिटी दिस पर्सन थ्रो द मैसेज, सेंड द मैसेज नहीं, यहां पर थ्रो द मैसेज वाली सिचुएशन है। तो विद व्हाट वेलोसिटी दिस पर्सन शुड थ्रो द मैसेज सो दैट इट रीच एग्जैक्टली द चांद का टुकड़ा। ओके, तो उसके लिए ये वेलोसिटी उसको सही से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नहीं तो किसी दूसरी खिड़की में घुस गया, आंटी के पास पहुंच गया तो आंटी के साथ बातचीत हो जाएगी उसकी। ओके, तो यहां से उसने यू वेलोसिटी कैलकुलेट करके फेंकनी पड़ेगी, सही जगह पे पहुंचे, इधर उधर पहुंच गया, मामला गड़बड़ भी हो सकता है। तो जी अगर हम हिसाब लगाते हैं तो अपने पास फार्मूला क्या अवेलेबल है, आर इक्वल टू यू रूट 2h बाय जी। आर की जगह रेंज, बेटा जी रेंज तो कैलकुलेट कर लिया अगले ने, नीचे जाके बिल्डिंग में देख लिया, घर तो जा नहीं सकता है, 150 मीटर नोट कर लिया, कदम नाप नाप कर। यू उसको निकालनी है अंडर रूट 2h, h उसको पता है, h कितनी यूज करनी पड़ेगी बेटा, ये यूज करनी पड़ेगी, ये दिस विल बी द h। ओके, ये चीज हाइट मानी जाएगी ना इसके लिए, तो ये हाइट है, ये हो जाएगी 50 हो जाएगी, टोटल 100 है, इसमें से ये 50 निकालनी पड़ेगी, ये 50 हो जाएगी। नीचे g की जगह फिर से वही सॉल्व करना पड़ेगा, ये कट जाएगा, कैलकुलेशन सही से कर लेना। 150 इक्वल टू यू, ये है रूट 10। तो कैलकुलेट कर कर कुछ इस वेलोसिटी से उसको मैसेज फेंकना पड़ेगा, तब सही जगह पर पहुंचेगा, नहीं तो इधर उधर भी पहुंच सकता है। तो सब कुछ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड ही है बेटा, फार्मूले रिवाइज करो, बढ़िया बातें हैं। एक क्वेश्चन और कर लो फिर, ये प्लेन वाली सिचुएशन, ये मैसेज वाली सिचुएशन। अब एक और क्वेश्चन है, बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, आता रहता है आमतौर पर, टिपिकल सा क्वेश्चन है, आमतौर पर आ जाता होता है। इसमें कहता है कि एक बंदर है, ये बंदर वाला क्वेश्चन है, वो बैठा है पेड़ पर और एक शिकारी है, हंटर। अच्छा, किताबों में ना ये वाला क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, एक हंटर है जी, एक मंकी है। अब इनको ये नहीं पता कि हंटर मंकी को तो मारते नहीं है, और चीजों का शिकार करते हुए देखा होगा, मंकी का शिकार करते हुए देखा है कभी किसी को? लेकिन क्वेश्चन किताबों में ये दिया होता है एक हंटर है और एक मंकी है, मंकी को इसने मारना है। तो सवाल ये आता होता है कि ये एक हंटर है जी, और सामने एक कुछ दूरी पर
मंकी बैठा हुआ है, ओके, ये हंटर है, हंटर इस पे गोली चलाता है विद सम वेलोसिटी। जब गोली चलती है ना, मंकी चालाक, जैसे गोली चलती है मंकी अपनी जगह छोड़ देता है। उधर इसने गोली चलाई, ठाई, उधर मंकी ने अपनी जगह छोड़ दी। मंकी भी देख रहा था जैसे ही गोली चलाएगा ना, जैसे ही ट्रिगर दबाएगा मैं नीचे कूद जाऊंगा। तो उधर उसने ट्रिगर दबाया, इधर मंकी कूद गया। अब सवाल ये है कि गोली मंकी के सर से निकल जाएगी, सर के ऊपर से निकल जाएगी कि उसको लगेगी। अब उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मंकी सही है कि नहीं। अब बेटा मंकी को यह नहीं पता कि प्रोजेक्टाइल मोशन नाम की भी कोई चीज होती है, कि गोली भी साली नीचे नीचे आ रही है, गोली भी नीचे नीचे ही आ रही है। ध्यान से देखना, अगर मैं मंकी की बात करता हूं, इधर गोली चली t इक्वल टू 0 पर, इधर मंकी भी कूदा t इक्वल टू 0 पर, ओके। मान लो गिवन टाइम t में मंकी यहां पहुंच जाता है और उस टाइम t में गोली भी कुछ नीचे आई होगी। अगर बेटा उस टाइम t में मंकी द्वारा कवर की हुई हाइट और गोली द्वारा कवर की हुई हाइट सेम आ जाती है, तो इसका मतलब उसको गोली लगेगी। पहले मंकी की बात कर लेते हैं। मंकी ऊपर से कूदा, यहां से ड्रॉप किया, तो हमने लगाया y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बेटा मंकी नीचे आया, यू वाई तो उसकी 0 थी, यहां ए वाई की जगह लग जाएगा जी टी स्क्वायर, यहां से टी आ गया रूट 2y बाय जी। बेटा अब यहां पे मैंने माइनस जी नहीं लगाया क्योंकि ये y भी माइनस था, जी भी माइनस था, वो दोनों कट ही जाने हैं, तो यह गया रूट 2y डिवाइडेड बाय जी, ओके। नहीं, y निकालनी है ना, टाइम तो सेम ही रखेंगे दोनों का, y निकालनी है, y को यही रहने दो, t नहीं निकालना था बेटा, y निकालनी थी, y ये निकाल ली। तो टाइम t में मंकी कितना नीचे चले जाता है, हाफ जी टी स्क्वायर। उधर अगर हम बुलेट की बात करते हैं, बुलेट चली, ये उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 ही है, इसको मान लो y डैश कह देते हैं हम। तो बेटा बुलेट के लिए मैंने लगाया y इक्वल टू फिर वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, y डैश इक्वल टू आ गया यू वाई, तो फिर इसके लिए भी क्या था, 0 था, यह बन गया हाफ ये जी टी स्क्वायर। बेटा मैं बस ये समझाना चाहता हूं कि टाइम t में t टाइम बाद जितना मंकी नीचे आ रहा है, यार मंकी को नीचे ग्रेविटी लेके जा रही है ना, और उतनी गोली भी नीचे जा रही है, गोली को भी नीचे क्या लेके जा रही है, ग्रेविटी लेके जा रही है। अच्छा, ग्रेविटी सब पे सेम लगती है, चाहे वो मास कम हो चाहे ज्यादा हो, ग्रेविटी सब पे सेम लगती है। तो जितने टाइम में मंकी ने y का डिस्टेंस कवर किया, उतने टाइम में बुलेट ने भी उतना ही डिस्टेंस, ये हाफ जी टी स्क्वायर है, ये भी सेम ही डिस्टेंस कवर किया। यानी अगर रेंज के अंदर रहा, अगर मंकी रेंज के बाहर था तो बैठा रहता तो भी ना लगती, अगर मंकी रेंज के बाहर होता तो बैठा ही रहता तो भी गोली ना लगती। अगर वो बैठे ही रेंज के बाहर है, यहां अगर वो रेंज के बाहर बैठा है तो अपनी जगह पे बैठा रहता तो भी गोली ना लगती। लेकिन भाई अगर वो रेंज के अंदर है ना, रेंज के अंदर जैसे जैसे मंकी नीचे जाएगा वैसे वैसे बुलेट ने भी नीचे आना है। अगर वो रेंज के अंदर है तो नीचे गिरने का कोई फायदा नहीं है, गोली उसको लगेगी। उसको क्या करना चाहिए था, मंकी तो कूद ही सकता है, जैसे गोली चले नीचे नहीं भैया, ऊपर वाली डाली पकड़ लेता तो बचता वो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस है यार, क्वेश्चंस आपको इकट्ठी कराएंगे। पहले आपको ना ओब्लिक प्रोजेक्टाइल भी कवर अप करवा दूं, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, क्वेश्चंस फिर आपके सारे इकट्ठे ही कवर अप होंगे, असाइनमेंट में आएंगे।